प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास धमतरी छत्तीसगढ़। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आप लोगों को मैं बात बताऊं कि कुंडली विश्लेषण का ये जो प्लेटफॉर्म है या जहां पे मैं आप लोगों से कुंडलियां अध्ययन करता हूं, इससे आप लोगों को ज्योतिष के सिद्धांत पता चलते हैं। ग्रहों को फलादेश में लाने से पहले उनके प्रभावों को समझना है, कैसे उनकी दृष्टियों का प्रभाव कैसे होता है, महादशा में कैसे ग्रह अपना काम करेगा, ये सारी चीज़ें आपको कुंडली विश्लेषण से पता चल जाती हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुंडली के पंचांग पे, आपका ध्यान लेके जाऊंगा, पर सबसे पहले बात करेंगे ये कुंडली सिंह लग्न की बनी है, जहां सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव भाग्य भाव के और देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव के अधिपति हैं। बहुत ध्यान से समझने पे और भी आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये कुंडली वर्गोत्तम भी हो जाती है। लग्न भी 5 नंबर से बनता है, नवांश भी 5 नंबर से बनता है। शुक्र यहाँ स्वग्रही है, सूर्य मित्र की राशि में, गुरु की दृष्टि सूर्य पे, गुरु की दृष्टि लग्न पे, गुरु की दृष्टि शुक्र पे, गुरु और चंद्रमा एक साथ मित्र की राशि में। पर यहाँ चंद्रमा और शनि का विषदोष बनेगा, जिसका प्रभाव बिल्कुल कमजोर होगा। हालांकि इसका असर रहेगा शनि मंगल राहु केतु आदि की दशाओं में। तो इस कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा विषदोष में होंगे, मंगल उच्च के। तो जरा ध्यान से समझें, अगर तो कुंडली में गुरु बढ़िया बैठ गए, चंद्रमा बढ़िया बैठ गए। सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में तो गुरु और शनि का संबंध ठीक हो गया। मंगल उच्च के जहां बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं, सूर्य को जहां बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं, शुक्र को जहां बैठना चाहिए वहीं बैठे हैं। पर इसमें सबसे अच्छा कौन बैठा है? सबसे अच्छा यहां लग्न के अधिपति भाग्य के पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना, ये दो बातें अच्छी बैठी हैं। मतलब सबसे बढ़िया सूर्य बैठे, दूसरे नंबर पे गुरु बैठ गए, तीसरे नंबर पे मंगल बैठ गए, क्योंकि उच्च के हैं और मंगल के ही जैसे केतु होते हैं, तो केतु और मंगल एक साथ छठवें भाव में बहुत शुद्ध परिणाम देंगे। तीसरे नंबर पे मंगल बढ़िया बैठ गए, क्योंकि पापक ग्रह है, छठवें भाव में बैठना पापक ग्रह का, और वो भी उच्च का होना, ये बहुत अच्छा है। थोड़ी कमजोरी, अगर मंगल भाग्य भाव के अधिपति हैं और छठवें में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी रहेगी, पर उतनी नहीं जितना कोई अन्य ग्रह अगर छठवें स्थान में बैठता तो देता। तीसरे नंबर पे मंगल बैठ गए। चौथे नंबर पे बढ़िया बैठे हैं इस कुंडली में शुक्रदेव बढ़िया बैठे हैं, लेकिन यहां इनको नहीं बैठना चाहिए था। बैठे स्वग्रही हैं, पर शुभ ग्रहों का तीसरे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को आलस्य देते हैं, बहुत प्रमादी बना देते हैं। तो यहां पे व्यक्ति जितनी मेहनत अपने जीवन में करना चाहता है, या जितनी उसको करनी चाहिए, या जिस हिसाब से वो अपना लक्ष्य का निर्धारण कर रहा है, उस हिसाब से उससे उतनी मेहनत होती नहीं है। जितना उसके पास अनुभव होना चाहिए उससे वो ज़्यादा है, और ज़्यादा लेके बैठा है। मतलब 20 वर्ष की अवस्था में करीब 30 से 35 वर्ष की अवस्था का अनुभव उसके पास होता है। आरंभ तकलीफ से युक्त हो, ये चौथे नंबर पे बैठे हैं। पांचवें नंबर पे यहाँ पे चंद्रमा भी ठीक बैठे हैं, मतलब मैं इन्हें ठीक कहूँगा। अगर वो शनि के साथ क्लैश में नहीं रहते तो और बढ़िया होते। हालांकि चंद्रमा का प्रभाव वहाँ भरणी नक्षत्र का बैठा है, और इस अवस्था को बहुत ही अच्छा कहूंगा कि चंद्रमा भरणी के बैठे हैं, तो यहाँ पे दाम्पत्य, परिवार, कम्युनिकेशन, उच्च शिक्षा, धन और धन की प्रतिष्ठा, ये सब बढ़िया बनती है। धन का जो क्षेत्र होता है आने का, वो बड़ा शुद्ध होता है। गलत दिशा से व्यक्ति धन नहीं कमाता है, और रेगुलर उसके पास आमदनी बनी रहती है। सरकारी क्षेत्रों से और पिता के क्षेत्र से भी व्यक्ति को कई बार धन आते और कमाते देखा जाता है। यमाय नमः, ओम यमाय नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए, कम से कम 108 बार तो प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसके साथ साथ अगस्त की जड़, अगर हो सके तो अगस्त की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। भरणी वाले के बारे में मैंने नक्षत्रों की सीरीज बनाई है, आप नकुल पाराशर वाले चैनल पे जाएंगे, जो मेरे नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं। तो नकुल पाराशर वाले पे मैंने नक्षत्र फल में भरणी नक्षत्र पे बात की थी, और उसमें बात बताई थी कि भरणी नक्षत्र का विवाह हो जिसके साथ, मैत्री हो जिसके साथ, वो उसके भी भाग्य को बलवान बना देते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी आए दिन बनी रहती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती रहती है, कंपकपी शरीर में होती है, घबराहट बेचैनी होती है, भविष्य को लेकर के व्यक्ति थोड़ा बहुत डरा हुआ सा रहता है, ये प्रभाव ऐसा है। लेकिन उसके संबंध इतने बढ़िया होते हैं, या उसका भाग्य इतना प्रबल होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ जब संबंध में जाएगा,
मतलब मैत्री में भी, तो उसके भी भाग्य की वृद्धि कर देता है। भाग्य के मामले में ये नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। कमजोर कौन बैठे हैं इस कुंडली में? कमजोर बैठे हैं बुध, जो यहां नहीं बैठने चाहिए थे। इस कुंडली की सबसे जो कमजोर स्थिति मैं समझ रहा हूं कि चतुर्थ स्थान में बुध बहुत अच्छे नहीं होते। वो ऊपर से वृश्चिक राशि में बैठे, इस कारण से व्यक्ति के मन, बुद्धि, प्राणायाम आदि की समस्या होती है। वो शरीर को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं, दिमाग में अस्त व्यस्त होता है। भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, श्वसन तंत्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए, और इसके अतिरिक्त आपको फेफड़े से संबंधित समस्या होती है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। हालांकि चतुर्थ भाव का पराक्रम बहुत अच्छा है, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपति छठवें भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छी बात होगी चतुर्थ भाव को लेकर के। चतुर्थ भाव में अगर बुध बैठे हैं, वृश्चिक के बैठे हैं, कमजोर होते हैं वहां पे, बिल्कुल ही ना वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वो बढ़िया होते हैं दशम में, एकादशवें में, नवम में और लग्न में। लेकिन वो चतुर्थ स्थान में आकर के निर्बलत्व की प्राप्ति उनको हो जाती है। इस अवस्था में अब वहां का जो पूरा बल होगा वो एक तरफा सिर्फ मंगल पे ही डिपेंड करेगा, और उस भाव पे राहु की भी दृष्टि चली जा रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी भी राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं। इस वजह से माता को लंबी बीमारी हो जाती है, श्वसन से संबंधित, पेट से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, और व्यक्ति भी उस चीज से प्रभावित रहता है। साथ ही साथ कई बार घर में कलह का वातावरण मचता है, दिमाग शांत नहीं रहता है, गड़बड़ी होती है, और ये बुध के कारण है और राहु के उस भाव पे दृष्टि के कारण है। दूसरी बात है कि यहाँ पे इस भाव के जो स्वामी हैं वो छठवें भाव में हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। इस भाव के ठीक पीछे शुक्र बैठे हैं, इस भाव के ठीक आगे सूर्य मित्र की राशि में। मतलब ये भाव ठीक हो रहा है, पर जो ग्रह बैठा है वो ठीक नहीं है। भाव के स्वामी उच्च के, इस वजह से व्यक्ति यहाँ सरकारी नौकरी में भी अच्छे पद पे विभूषित हो सकता है। चंद्रमा पहले से ही आपकी कुंडली में पक्ष बल से बलवान है, इस वजह से यहाँ दो तरफा उनको फायदा हो रहा है। पक्ष बल से भी है, भाग्य में भी बैठे हैं, भाग्य के कारक के साथ बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति उच्च का है, तो टोटल मिलाकर के मंगल ने बुध को भी बल दे दिया, चतुर्थ भाव को भी बलवान बना दिए, नवम भाव को भी बलवान बना दिए, क्योंकि नवमेश उच्च के हैं और पापग्रह होकर के छठवें भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। साथ ही साथ भाग्य का कारक भाग्य भाव में बैठा है, राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और राशि का स्वामी भी उच्च का है। तो इस हिसाब से इस कुंडली में सबसे ज्यादा बल किस ग्रह ने कुंडली को दिया है? मंगल ने। दशा किसकी है? मंगल की। मतलब हमें इस दशा काल को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है, और कभी भी घबरा करके कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि मंगल पे जब राहु और केतु का प्रभाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़े से व्यक्ति जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में होता है। लग्न पे जब उनकी दृष्टि पड़ जाएगी तो और ये प्रक्रिया और भी थोड़ी बढ़ जाती है। नवांश कुंडली सिंह का बना, यहां भी केंद्र में गुरु, त्रिकोण में गुरु सूर्य, यहां भी त्रिकोण में गुरु और सूर्य बैठे हैं। गुरु बहुत बढ़िया, सूर्य केंद्र में, यहां पे भी, यहां त्रिकोण में बैठे थे, यहां वो केंद्र में आ रहे हैं। पर ठीक है, लग्नेश होकर के केंद्र में आ रहे हैं तो और अच्छी बात है। लग्नेश होकर के त्रिकोण में जा रहे हैं, लग्न पे गुरु की दृष्टि, लग्नेश पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को चरित्रवान बनाएगा और धार्मिक बनाएगा, प्रबोध, बुद्धिमान बनाता है। इस नक्षत्र में आप जन्मे हैं, भरणी नक्षत्र में, आपको घी का दान करना चाहिए, है ना। मीठा अनाज पकवान बना करके ब्राह्मण को देना चाहिए। इसमें सबसे जो ज्यादा आपको कोई भी उपाय से ज्यादा फायदा करेगा वो भरणी नक्षत्र वालों को, जरूरतमंद को खूब दान करिए। उसको मतलब उसकी जरूरतों की चीजें जो भी बन पड़ी हैं, जैसे सड़क के किनारे कोई गरीब है, उसको कुछ भी चीज़ नहीं है, उसके बच्चे हैं, उसके कपड़े, उसके खिलौने, उसके जो भी सामग्री आपको बन पड़े, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद को आप दिया करिए। इससे आपको नक्षत्र की शांति मिलेगी और कम से कम आपको इससे फायदा अवश्य होता है। अब मैं आपको यहाँ पे इस सेक्शन में आपसे आपके पंचांग की बात करूंगा। अब मैं यहाँ आप लोगों से इनके कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूँ। मेरी एक नियमित दर्शिका है, उन्होंने अभी लिखा कि आप पंडित जी जैसे पहले कुंडली विश्लेषण करते थे, उसमें पहले पंचांग बताते थे, उसके बाद ग्रह स्पष्ट करते थे या कुंडली पे आते थे, आप वैसे ही बनाया करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आज तो ये कार्यक्रम बना दिया हूँ, पर कल से जो कार्यक्रम कुंडली विश्लेषण का जाएगा उसमें सबसे पहले पंचांग पे ही चर्चा करूँगा, बाद में चल के बाकी बात करेंगे। पर फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मैंने पूर्व में ये बात तो बता दी है, पर अभी पंचांग पे लेके आता हूँ। मार्गशीर्ष माह, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, शुक्ल द्वादशी, ये बहुत बढ़िया है। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं और बहुत अनुकूल परिणाम करते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, बीमा पॉलिसी की तरफ, आप जीवन के बाद भी और जब तक हैं तब तक, क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपको व्यवस्थित करते हैं, आपको ईर्ष्यालु नहीं बनने देते, आप किसी की प्रगति से जलते नहीं हैं, कुंठा नहीं होती, व्यक्ति मन से मजबूत होता है, स्वास्थ्य ठीक होता है, आयु लंबी होती है, श्रेष्ठता और अच्छे लोगों से मैत्री होती है।
इसे आप जितनी इसकी तारीफ करें उतना कम है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी कुंडली के चंद्रमा बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं और साथ ही साथ शुभग्रह होके बैठे हैं। बहुत ही कम कुंडलियां ऐसी मिल जाती हैं जहां पे उसका मन बड़ा मजबूत हो, क्योंकि ये तो वैसे भी कली का प्रभाव है जहां मन वैसे भी बड़ा कमज़ोर है। पर बहुत कम कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसका मन बहुत प्रबल है, मजबूत है, वो जो चाहता है वो करता है और बहुत सिद्ध हस्त है। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हमारी कुंडली के चंद्रमा हमारे वर्तमान के कारक होते हैं, नियंत्रण करने वाले ग्रह होते हैं। अगर चंद्रमा अनियंत्रित हैं, पापक हैं, प्रभाव में कमज़ोर हैं, जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति अगर उच्च का नहीं है या कमज़ोर है या कारक ग्रह नहीं है, नक्षत्र का स्वामी अगर स्वग्रह ही नहीं बैठा है, चंद्रमा भरणी में बैठे हैं इनके और नक्षत्र का स्वामी शुक्र बहुत बलवान है, तो अकेले शुक्र ही इतना बलवान हो गए कुंडली में। अब अच्छी बात यह होती कि शुक्र यहां बैठ करके होते, पर वो चीज़ बदल जाती फिर। पर कम से कम इतनी बढ़िया बात है कि कुंडली का जो नक्षत्र का अधिपति है वो स्वग्रही है। ऊपर से राशि से तो बल मिल रहा है, मंगल के उच्च होने से नक्षत्र से बल मिल गया, भाव से भी बल मिल गया क्योंकि भाग्य भाव है, तो सबसे मजबूत त्रिकोण में बैठ गए चंद्रमा। ये इतनी अच्छी बात है। दूसरा कि आगे बढ़ते हैं तो भरणी नक्षत्र में मैंने बात की, विष्टिकरण नहीं, भरणी नक्षत्र में शिव योग और भवकरण है। तो शिव योग में जन्मे जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा किसी से मतलब वैसे भी नहीं रहता है, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, भस्म लगा करके मस्त मशगूल हैं, अपने भगवान को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति कभी कभी दूसरों के प्रभाव में आएगा, दूसरों पे प्रभाव जमाएगा, थोड़ा हैरेस करता है, थोड़ी ज़बरदस्ती भी करता है और क्रोधी भी है। मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या भी थोड़ी बहुत रहेगी, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत संतुलित है। इस वजह से मैं इस कुंडली को बहुत ही परिपक्व कुंडली कहूँगा, जहाँ पे व्यक्ति की गलती बार बार दोहराई नहीं जाती, वो व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ मति बुद्धि के साथ आगे बढ़ता है, उसके निर्णय सही होते हैं, वो गड़बड़ी नहीं करता है। और उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही पंक्चुअल होता है अपने निर्णय को लेकर के, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है अपने काम को लेकर के और पेशेवर प्रवृत्ति के साथ जीवन को आगे बढ़ाता है। ये सब आपकी कुंडली की अच्छाइयाँ हैं जिसको मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। आपका धर्म अच्छा है, आपकी कुंडली का पराक्रम अच्छा है, आपकी कुंडली में सुख बढ़िया है, दाम्पत्य बढ़िया है। विवाह करना हो मकर तुला राशि तुला लग्न, तुला राशि तुला लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, मेष राशि मेष लग्न, इससे से संबंधित आप विवाह कर सकते हैं। धनु राशि धनु लग्न के भी जातकों से विवाह कर सकते हैं, जातिकाओं से विवाह कर सकते हैं। विवाह की दिशा पूर्व दिशा में बहुत अच्छी रहेगी। ये कुंडली स्थिर राशियों का निर्माण केंद्र में कर रही है, मतलब 2 5 8 11 स्थिर राशियां हैं और यहाँ पे भी 2 5 8 11 है। बहुत ज़्यादा दूर विवाह नहीं होगा, सामान्यतया आपके नज़दीक निकट के क्षेत्र में जान पहचान से विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस कुंडली में नवम भाव में शनि और चंद्रमा का भयंकर विष दोष लगेगा, जहाँ पे ये बात बहुत शुद्ध है कि चंद्रमा अगर पक्षबल से कमज़ोर होते तो आपकी कुंडली में नवम भाव और पीड़ित हो जाता, ठीक नहीं होता वो। लेकिन चंद्रमा पक्षबल से मजबूत है, इस वजह से वहाँ पे संघर्ष उनका कम होगा, इसके कारण आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि पिता के साथ आपके संबंध सामान्यतया ठीक रखने होंगे, इसका दबाव आपके ऊपर रहेगा। दूसरी बात है कि केतु की दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे है। इस भाव के अधिपति शुक्र 3रे भाव में बैठे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति अपने पिता माता के खर्च का वहन तो करता है, पर कई बार उनके साथ संबंध उसके कमज़ोर होने लगते हैं विवाह के साथ। मतलब हमें विवाह होने के बाद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि हमारे संबंध हमारे माता पिता से विवाह के बाद बहुत ही संतुलित रहें और बहुत उत्तम कोटि का दर्जा उनको मिलता रहे। इतनी सारी चीज़। नवमांश कुंडली में बुध यहाँ जो है वो लग्न कुंडली में वृश्चिक के बैठे हैं। मैं सूर्य से शुरू करता हूँ। सूर्य यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में धनु राशि में और लग्न कुंडली में बैठ गए वृष राशि में, नवमांश में बैठ गए वृष में। तो यहाँ वो 9 नंबर में, यहाँ वो 2 नंबर में। मतलब सूर्य की दशा कई बार व्यक्ति के कारोबार को थोड़ी बहुत चिंतित करेगी विवाह के बाद। मतलब हमें अपने विवाह में जाने से पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर को स्टैब्लिश कर लेना होगा। चंद्रमा अगर देखते हैं तो यहाँ मेष राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो चंद्रमा जो बैठे हैं वो तुला में बैठे हैं। मतलब यहाँ वो 1 नंबर में बैठे हैं, यहाँ वो 7 नंबर में, मतलब जस्ट समसप्तक के भाव में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का भाग्य और उसका कम्युनिकेशन, साथ ही साथ जो एक साहस होता है, जितना परेशान होना चाहिए व्यक्ति उतना परेशान नहीं होगा। मतलब चंद्रमा की दशा अनुकूल जाएगी। मंगल आपकी कुंडली में यहाँ 10 नंबर की राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में वो मंगल बैठे हैं कहाँ, 5 नंबर में।
अब जरा ध्यान से समझिए, तो यहाँ 10 नंबर में और यहाँ 5 नंबर में, ये 6वें 8वें का संबंध हो गया। इस वजह से मंगल की दशा में व्यक्ति का प्रवृत्ति का प्रभाव थोड़ा हैरेस करने वाला, आक्रोशित हो जाने वाला, जल्दबाजीपन में और रोग के साथ रहने वाला, दुश्मनी थोड़ी रहेगी, पर उसमें कुछ होगा नहीं नुकसान, पर ये चीजें आपको परेशान करेंगी। मतलब मंगल की दशा में ऐसी चीजें होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, थोड़ा मन परेशान रहेगा, जीवन में आगे बढ़ने को लेकर के व्यक्ति थोड़ा बहुत सशंकित रहता है, ये इस तरीके की चीजें होंगी। विवाह को लेकर के परेशान है, चिंतित तो होता है वो, और वो एक्स्ट्रा सोचता है, इस वजह से चिंतित होता है, अन्यथा कोई ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी मंगल की दशा में, जो कि अभी चल रही है 2031 तक है, हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने दुश्मनों को लेकर के, अपने रणनीति को लेकर के, अपने जल्दबाजीपन की प्रक्रिया को और प्रवृत्ति को लेकर के सावधान होना होगा। बुध यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हैं 8 नंबर में, और यहाँ पे बुध बैठे हैं 9 नंबर में। ये द्विद्वादश का संबंध है, मतलब मंगल की दशा, सूर्य की दशा और बुध की दशा हमें थोड़े डिग्रेडेशन में तो नहीं ले जाएगी, पर फिर भी हमें थोड़ी बहुत चिंताओं में रखेगी। इसका और भी मैं अल्टीमेट परिणाम आपको बताऊंगा आगे अंतिम में। पर फिर भी हमें बुध की स्थिति में हमें थोड़ा बहुत सावधान होना होगा, मानसिक कमजोरी ना हो, स्वास्थ्य परेशान ना हो, कफ जनित बीमारियां ना हो, माता को लंबी बीमारी न पकड़े, वाणी का प्रभाव कमजोर ना हो, इसके साथ साथ मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट ना हो, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रेम संबंधों में कोई बहुत तीव्र रुकावट ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ गुरु 1 नंबर की राशि में बैठे, ये नया सिद्धांत है जो मैं कुंडली पे लागू कर रहा हूँ, आप लोगों को पहली बार बता रहा हूँ। तो गुरु यहाँ मेष राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में भी मेष राशि में बैठे, मतलब ग्रह वर्गोत्तम हो गया, ये बहुत अच्छी बात हो गई। भाव से भी वर्गोत्तम, यहाँ पे भी नवम भाव में, यहाँ पे भी नवम भाव में। तो ये इस तरीके से अगर हमने जितनी भी ग्रह की अभी चर्चा की, उसमें सूर्य से लेकर के चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, इन 5 ग्रहों में बीच में एक चंद्रमा ठीक बैठे थे। यहाँ तुला के बैठे थे, यहाँ मेष के बैठे थे, तो तुला के चंद्रमा और यहाँ मेष के चंद्रमा, तो गुरु और चंद्रमा इस कुंडली में दशा में बहुत अच्छे जाएंगे। अब भले चंद्रमा यहाँ 12वें भाव के स्वामी हैं, पर बैठे अच्छे हैं, भाव का स्वामी अच्छा है, नक्षत्र का स्वामी अच्छा है, जो ग्रह बैठे हैं वो ठीक है। थोड़े से अनस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे, पर वो एक सामान्य बात होगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होगा, मतलब ये बात है। तो मतलब 2 यहाँ पे ग्रह जो बने आपकी कुंडली के, चंद्रमा और गुरु, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्रह बन जाते हैं, जिसका परिणाम व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा यशस्विता देने वाला, बहुत ही डीप थॉट में ले जाने वाला, मतलब बहुत बेहतर बना देते हैं, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। गुरु के बाद जो मैं बात करूंगा वो शुक्र की होगी। वो शुक्र यहाँ तुला राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में मेष में बैठे हैं, मतलब अपने भाव से सीधे साथ में। ये भी बहुत अच्छा होता है, इस वजह से दाम्पत्य, सांसारिक सुख, कम्युनिकेशन, संचार और टेलीकॉम सेक्टर बहुत अच्छा हो जाता है। भाग्य का बल बहुत अच्छा होता है। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, एक अनुभव का जो संसार होता है, ये बहुत उत्तम हो जाता है। मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि व्यक्ति बहुत अच्छा है। पंचम भाव में सूर्य यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे बुध पंचम भाव में, थोड़ी बहुत गड़बड़ी, पत्नी जो होती है वो निर्णय लेने में सफोकेट करने वाली हो जाती है, उनका निर्णय कमजोर होता है, इस वजह से उन पर पूर्णतया विश्वास करके निर्णय नहीं ले सकते। मतलब हमें उसमें थोड़े से करेक्शन की आवश्यकता होगी, कहने का अर्थ मेरा ये है। तो शुक्र है यहाँ पे। उसके बाद जब बात करेंगे शनि देव की, तो यहाँ शनि बैठे हैं मेष राशि में और यहाँ भी शनि जन्म कुंडली में कन्या राशि में, मतलब यहाँ से वो 6वें गए हैं, ये ठीक नहीं होता है। इस वजह से मतलब 3 ग्रह गुरु, चंद्रमा और शुक्र, तो तीनों शुभ ग्रह बहुत अच्छे हो गए, पर शनि, मंगल, सूर्य और बुध ये कमजोर हो रहे हैं। मतलब शनि की दशा में हमें कमजोरी मिल सकती है हमारे भाग्य के प्रभाव में, धन कमाने को लेकर के, या कई बार वहाँ पे हमारा जो भाग्य का सुख है वो थोड़ा कमजोर होता है, जिसको ठीक करने के लिए बजरंगबली की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ, इसके अतिरिक्त मददगारों की सेवा, जरूरतमंद की सेवा, ये सब करना होता है और करना ही होगा। साथ ही साथ मैंने जो अगस्त के पेड़ की जड़ कही है वो आपको धारण करना होगा। अगर आप धमतरी छत्तीसगढ़ में हैं, वहाँ तो वैसे भी वनस्पतियाँ हैं, मिल जाती हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको कहीं से भी मिल जाए तो ले लेना चाहिए। तो ये मैंने शनि की बात की। राहु और केतु पे यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। वैसे मैं अगर बात कर दूं तो यहाँ राहु 12वें भाव में 10 डिग्री के बैठे हैं और कोई भी शुभ ग्रह उनको देख नहीं रहा है। नवांश कुंडली में भी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस वजह से मंगल के बाद जो राहु की दशा आएगी उसमें हमें धन बचाना है, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा, प्रैक्टिकल व्यू रखना होगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधान रहना होगा। गुरु का निर्णय कमज़ोर करेंगे राहु, इस वजह से राहु की दशा में हमें अपने बड़े बुजुर्ग, कोर्ट केस कचहरी का मामला, पत्नी के साथ मतभेद, शारीरिक संबंधों में कमजोरी और साथ ही साथ अतिरिक्त व्यय मित्रों के कारण, माता के स्वास्थ्य पे चिंता आदि आदि चीज़ें परेशान करती हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपको पंचांग के साथ ग्रहों का स्पष्टीकरण बताया कि लग्न में ये ग्रह यहाँ बैठे हैं, नवांश कुंडली में यहाँ बैठे हैं, तो ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मैं बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब बात करते हैं
आपकी कुंडली के बाकी के अन्य वर्ग चार्ट पे, जहां पे मैं एक एक ग्रह को अगर बताऊं कि उनकी दशा कैसी रहेगी अंतर्दशा में भी, तो सूर्य की दशा में यश मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा, साथ ही साथ करियर आगे बढ़ेगा। पत्नी के स्वभाव में थोड़े बहुत रूखेपन के भाव उस समय देखने को मिलेंगे। उसी सूर्य की दशा में आपका कारोबार में रिसर्च भी बढ़ेगा और काम आगे बढ़ेगा। उसी सूर्य की दशा संतान के लिए धनदायक होगी, संतति से संबंध अच्छे होंगे। उसी सूर्य की दशा में आपके पराक्रम की वृद्धि भी होगी। इसके साथ साथ आपको अगर मैं अल्टीमेटली और भी चीज़ें बता दूं तो उस सूर्य की दशा में आपकी जो पूर्णतया जो दशा रहेगी अंतर्दशा में भी, वो थोड़ा टफ बीतेगी, मानसिक व्यग्रता थोड़ी रहेगी। चंद्रमा की दशा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा की दशा आपके भाग्य की वृद्धि करने वाली, साथ ही साथ थोड़े बहुत आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली दाम्पत्य में। कारोबार के लिए चंद्रमा की दशा, अपने कारोबार अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो चंद्रमा की अंतर्दशा में भी कर सकते हैं। चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसी चंद्रमा की दशा में संतति भी बहुत श्रेष्ठ होगी, संतति का भाग्य बढ़ेगा और संतति से आपको फायदा होगा। चंद्रमा की दशा में उसी ग्रह के जो प्रभाव में स्थिति बन रही है उसमें थोड़े बहुत बाद में चल करके थोड़े नुकसान हो सकते हैं, मतलब दशा के अंतिम समय में। मंगल की दशा का प्रभाव आपकी कुंडली में भाग्य की वृद्धि करने वाला, मंगल का प्रभाव जो बना हुआ था उसके आधार पर थोड़े बहुत रोग व्याधि, शत्रुओं से और विपरीत परिस्थितियों का निर्माण ऐसा होता है। मंगल की दशा में काफ़ी हद तक विवाह के बाद दाम्पत्य में कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। उस मंगल की दशा में यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सुख, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी कारोबार के मामले में। उसी मंगल की दशा में संतति से धन की प्राप्ति होगी, ये भी बात होती है। अगर अंतर्दशा की भी बात करते हैं तो उसी मंगल की दशा में आपसे मैं अगर बात कहूँ तो आपका रिसर्च भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बुध की दशा की बात करते हैं तो बुध की दशा इस कुंडली में कमज़ोर जाएगी और है भी, काफ़ी हद तक इसमें आपको व्यय होगा। बुध की दशा में इस कुंडली में परेशानी है और दिख भी रही है। कुछ हद तक उसके परिणाम बाद में अच्छे मिल जाएंगे, पर प्रारंभ में जो दशा का आरंभ होगा उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। उस बुध की दशा में कारोबार में बुद्धि लगेगी, कम से कम आप साहस बटोरेंगे, दिमाग लगाएंगे कि धन कैसे कमाया जाए, उसमें थोड़ा व्यू आपका बदल जाता है, साहस वाला नेचर हो जाता है। उसी बुध की दशा में संतान को लाभ होगा, बुध की दशा में संतति से कोई मतभेद नहीं होगी, ये एक फायदा होगा बुध की दशा का। गुरु की दशा में यश, मान, पद प्रतिष्ठा, धर्म, धन, ध्यान, पूजा पाठ, विवाह, दाम्पत्य आदि, संतान वगैरह के सुख की स्थिति बढ़ेगी। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु की दशा में आपका कारोबार और मन कारोबार को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। अंतर्दशा की भी बात कर रहा हूं। उस गुरु की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपके संतान को हो सकती है, वो थोड़े दूर जा सकते हैं, इतनी बात है। शुक्र की दशा की अगर बात करते हैं तो शुक्र थोड़े आलस्य देंगे, पर दाम्पत्य आपकी कुंडली में ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुक्र की दशा आपकी अच्छी जाएगी, पर काफ़ी हद तक उसमें व्यय थोड़ा बढ़ेगा, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। संतान को लेकर के शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो शुक्र की दशा में आपका फल बढ़ेगा और उनकी यश, कीर्ति की वृद्धि हो सकती है। शुक्र की दशा संतान वगैरह के साथ साथ बड़े छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छा रहेगा। शुक्र की बाद अगर बात करते हैं शनि की दशा की, तो शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं। मैं ऐसा तो 100% नहीं कहूँगा, पर सामान्यतः शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए धन को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता दे सकती है। कुछ धन प्राप्त होने के योग भी बनेंगे, अचानक से धन प्राप्ति का योग शनि की दशा में बनेगा। शनि की दशा में भाग्य का बल बढ़ेगा, शनि की दशा में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, प्रैक्टिकल व्यू बढ़ेगा। शनि की दशा में दाम्पत्य में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, जबकि शनि की दशा में संतान को लेकर के मतभेद बनेगा, उनका भाग्य कमजोर होगा और उनके संघर्ष आपके शनि की दशा के कारण बढ़ेंगे। राहु और केतु इस कुंडली में व्ययात्मक हैं, वैसे पर ठीक है कि वो गुरु को भी प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र को भी प्रभावित कर रहे हैं, मंगल को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस वजह से राहु की दशा में सावधानी बरतनी होगी, जो मैंने पूर्व में बात कही थी। अगर अष्टक वर्ग आदि के बारे में अगर चर्चा कर दूं तो हमें हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा बना के रखना है और इसको मेंटेन करना है। मैं बुरा नहीं हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। दशमांसा कुंडली भी चर्चा करूंगा, पर आगे। अष्टक वर्ग में धन बहुत अच्छा है, पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी है, माता से सुख बहुत अच्छा है, आप क्रिएटिव हैं, मेहनती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप धन, मान भी प्रतिष्ठा इकट्ठा करेंगे। साथ ही साथ इस कुंडली में एजुकेशन बाधित हो रही है, एजुकेशन में बाधाएं हैं, आप कानून से संबंधित क्षेत्रों में भी सफल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का क्षेत्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र बहुत अच्छा है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छी है, इस कुंडली का सैनिक क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, कानूनी पढ़ाई, डॉक्टरी और मेडिकल से संबंधित कोई भी क्षेत्र आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी इस कुंडली में ज़्यादा अच्छी है बनस्पत व्यापार के। व्यापार नहीं करेंगे
पर व्यापार करेंगे पर प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे। या तो आप अपनी नौकरी करिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, या तो फिर अपने कारोबार पे आइए। प्राइवेट नौकरी के योग इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गुरु लग्न को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि सूर्य पे है, तो व्यक्ति किसी के अंडर में रहने को बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। एक बात और कहता हूं, तो इस कुंडली में रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को और भी ज़्यादा अध्ययन में लेके जाइए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, कुछ अच्छी पुस्तकों का चयन करके उनको अध्ययन में करने की आवश्यकता है। भाग्य को बल देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक रूप से नियमित रूप से करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको करियर में और भी बल देने के लिए पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, यह दबाव आपके ऊपर हमेशा रहेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में प्राप्त करने के योग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अपने जन्म स्थान पर निकट रह करके भी विवाह में भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। अपने घर के नज़दीक रह करके आप काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। कुंडली ऐसी है, केंद्र में 3 घर खाली हैं। दशमांशा कुंडली में लग्न बली है, गुरु बढ़िया है, मंगल शुक्र ठीक बैठे हैं, शनि भी यहाँ ठीक बैठे हैं, लग्नेश होकर के गुरु का प्रभाव ठीक हो रहा है। इस वजह से दशमांशा कुंडली भी कमजोर नहीं है। दशमांशा कुंडली का लग्न बलवान है, मतलब ठीक है, प्रवृत्ति खराब नहीं है। लग्नेश भाग्य भाव में, गुरु केंद्र में, चंद्रमा और गुरु केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से आप स्वतंत्र बुद्धि के व्यक्ति हैं। ये इतनी बात है। नक्षत्र के आधार पर बात करूंगा तो आपकी कुंडली का नक्षत्र श्रवण बहुत अच्छा है, भरणी बहुत अच्छा है, अश्विनी, पुष्य और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़, ये नक्षत्र कोई भी काम करने के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। इसके साथ साथ दिन आपकी कुंडली के लिए मंगल और शनिवार, मंगल और रविवार का दिन बहुत अच्छा है। नक्षत्र मैंने बताया, दिन बताया, रंग गेरुआ और लाल बहुत अच्छा होगा। आप उत्तर दिशा के मकान में रह सकते हैं, उत्तराभिमुख जो मकान है उसमें रह सकते हैं। राशि है जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो है धनु, मेष और मिथुन। शत्रुता आप नहीं कर सकते तुला, कुंभ और कर्क वालों से, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। पार्टनरशिप में काम अगर करना होगा तो थोड़ा सावधान रहना होगा। पर जो मैंने कहा है कि विवाह में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आप वैसे मंगलिक नहीं हैं। जन्म कुंडली के 6वें भाव पे राहु की दृष्टि, मंगल की स्थिति और शनि का प्रभाव, इस वजह से जब जन्म कुंडली के 6वें भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव हो जाता है तो रक्त से संबंधित समस्या होती है, पेट कमजोर होता है, इन्फेक्शन होता है, कई बार जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उससे जातक परेशान रहता है। इस कुंडली में मंगल उच्च के हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका निर्णय कम से कम खराब नहीं है। शुक्र स्वग्रही हैं, इस वजह से मंगल बढ़िया, शुक्र बढ़िया, भाव के आधार पर सूर्य बढ़िया, राशि के आधार पर शुक्र बढ़िया, भाव के आधार पर गुरु बढ़िया, भाव के आधार पर शनि बढ़िया, भाव के आधार पर चंद्रमा भी बढ़िया है। मतलब ग्रहों ने भाव अच्छे पकड़े हैं, पर केंद्र में अगर बैठे होते तो बात अच्छी हो जाती। कोई भी अच्छा काम करना होगा आप कर सकते हैं मंगल के साथ गुरु की दशा में। कोई भी मांगलिक कृत्य हो, धार्मिक कृत्य हो, विवाह हो, संतान हो, दाम्पत्य हो, कम्युनिकेशन हो, उच्च शिक्षा हो, विदेश आवागमन हो, मंगल और सूर्य, बहुत मंगल और गुरु। ट्रांसफर वगैरह कभी करना होगा तो गुरु और राहु की दशा का इंतजार आप कर सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना होगा तो आप शनि की दशा के साथ मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो, जैसे परिवार बढ़ाने के मामले में बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप गुरु की दशा के साथ साथ बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।